नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के जन्म की। ये सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक तरह से पूरे भारत के राष्ट्र निर्माण की बड़ी कहानी का आईना है। तो कोई भी मॉडर्न स्टेट मतलब आधुनिक राज्य बनता कैसे है? क्या कोई क्रांति होती है या धीरे धीरे विकास होता है या फिर बस एक शाही फरमान काफी है? बिहार की कहानी इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब देती है। इसकी शुरुआत हुई एक शाही दरबार से, जहां एक ऐसा ऐलान हुआ जिसे महीनों तक बिल्कुल पर्दे के पीछे एक राज की तरह रखा गया था। तो ये पूरा सफर कुछ दशकों में फैला हुआ है। देखिए, 1911 में शाही घोषणा हुई, 1912 में नया प्रांत बना, 1916 तक राजधानी का उद्घाटन भी हो गया और फिर 1947 में आजादी के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर एक पड़ाव अपने आप में एक मील का पत्थर था। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस शाही घोषणा की। कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक लम्हे से जिसने वाकई इतिहास की धारा ही बदल दी। सोचिए, 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार। किंग जॉर्ज पंचम अचानक एक घोषणा करते हैं कि बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाएगा। यह फैसला इतना बड़ा था और इतना संवेदनशील कि इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था। असल में ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि बंगाल के बंटवारे की खबर से कहीं फिर से अशांति न फैल जाए। इसीलिए इस ऐलान को और साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने के फैसले को बिल्कुल आखिरी पल तक सबसे छुपा कर रखा गया। किंग जॉर्ज पंचम ने नई राजधानियों के बारे में कहा था, मेरी इच्छा है कि सार्वजनिक भवनों की योजना और डिजाइनिंग पर सबसे अधिक विचार विमर्श और देखभाल के साथ विचार किया जाए, ताकि नई रचना हर तरह से योग्य हो। और दिल्ली के लिए उनकी ये जो सोच थी ना, वो सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रही। यही सोच, यही विजन बिहार की नई राजधानी पटना के निर्माण का भी एक तरह से मूल मंत्र बन गया। तो ऐलान तो हो चुका था, अब बारी थी जमीन पर काम करने की, मतलब एक नए राज्य का दिल बनाने की, यानी उसकी राजधानी। और ये जो बदलाव था, ये कितना बड़ा था वो यहां साफ दिखता है। 1912 से पहले बिहार ग्रेटर बंगाल का हिस्सा था, शासन कलकत्ता से चलता था। 1912 के बाद ये उड़ीसा के साथ एक अलग प्रांत बन गया, जिसका शासन उसकी अपनी राजधानी पटना से होने लगा। और ये सब हकीकत बना 1 अप्रैल 1912 को। इसी दिन सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला। अब बेली को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो एक बहुत अनुभवी प्रशासक थे, जिन्हें बंगाल को चलाने का लंबा तजुर्बा था। इसीलिए उन्हें ही इस नए प्रांत को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो एक राजधानी बनाना कोई छोटा काम तो था नहीं। देखिए, पूरा एक प्रोसेस था। पहले पटना में एक बड़ी सी जगह चुनी गई, फिर एक आर्किटेक्ट J.F. मुनिंग्स को डिजाइन का काम सौंपा गया। दिसंबर 1913 में वाइसराय हार्डिंग ने खुद नींव का पहला पत्थर रखा। और देखिए कितनी तेजी से काम हुआ। फरवरी 1916 तक नई राजधानी का जो कोर एरिया था वो बनकर तैयार भी हो गया। मतलब ये एक बहुत ही सुनियोजित और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। सोचिए, एक पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लगभग शून्य से खड़ा करना था। उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने 1912 में कहा था, हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक महान प्रांत की राजधानी के रूप में ये अपनी पुरानी समृद्धि का कम से कम कुछ हिस्सा फिर से हासिल कर लेगा और इस काम के लिए सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब यहाँ बेली सिर्फ एक नया शहर बनाने का वादा नहीं कर रहे थे, वो बहुत चालाकी से पटना को उसके प्राचीन गौरव से जोड़ रहे थे, महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की विरासत से। ये एक सिंबॉलिक इशारा था जो लोगों को एक नए भविष्य के साथ साथ उनके शानदार अतीत की भी याद दिला रहा था। तो चलिए, इमारतें तो खड़ी हो गईं, पर अब देखते हैं कि इन इमारतों में जान कैसे डाली गई। क्योंकि कोई भी राज्य सिर्फ ईंट पत्थर से तो नहीं बनता, है ना? उसे चलाने के लिए मजबूत संस्थानों की जरूरत होती है। और ये संस्थान बहुत तेजी से बनाए गए। न्याय के लिए पटना हाईकोर्ट 1 मार्च 1916 से काम करने लगा, जिससे कलकत्ता पर निर्भरता खत्म हो गई। शिक्षा के लिए 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। प्रशासन को और मजबूत करने के लिए 1920 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर का पद बनाया गया। और काम करने के लिए लोग कहां से आए? ढाका से अधिकारियों और कर्मचारियों को नए बिहार सचिवालय में लाया गया। तो ये संस्थान सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये बिहार की आजाद पहचान के प्रतीक थे। यही इस नए राज्य की प्रशासनिक और बौद्धिक नींव बने। अच्छा, शिक्षा की बात हुई है तो इस ग्राफ को देखिए। ये दिखाता है कि बिहार में कॉलेजों की संख्या कैसे बढ़ी। 1946 में 20 कॉलेज थे और आजादी के सिर्फ 2 साल बाद 1949 तक ये संख्या बढ़कर 28 हो गई। मतलब सिर्फ 3 साल में 8 नए कॉलेज।
ये उछाल इसलिए आया क्योंकि आज़ादी के बाद पूरे देश की तरह बिहार में भी सरकार का पूरा जोर शिक्षा पर था। मकसद था एक नई पढ़ी लिखी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। अब किसी भी जगह का इतिहास उसके नेताओं की कहानी के बिना तो अधूरा ही होता है, और बिहार को भी कई बड़ी बड़ी शख्सियतों ने समय समय पर दिशा दी। इस लिस्ट में हर नाम अपने आप में एक कहानी है। जैसे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो 1920 में गवर्नर बने। उस दौर में किसी भारतीय का गवर्नर बनना एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। वो पहले भारतीय थे इस पद पर। फिर दो ऐसे गवर्नर भी हुए, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ये दिखाता है कि बिहार ने राष्ट्रीय राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम। और हाँ, राज्य की सीमाएं भी बदली। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और फिर साल 2000 में झारखंड। ये सब भी गवर्नरों के कार्यकाल में ही हुआ। लेकिन इतने लंबे और दिलचस्प राजनीतिक इतिहास में एक बात गौर करने वाली है। बिहार के सर्वोच्च पद यानी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर आज तक कोई महिला नहीं बैठी। और ये फैक्ट सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक हकीकत को भी दिखाता है, जो उस समय लगभग पूरे देश में एक जैसा ही था। पर जैसा कि होता है, एक नए राज्य का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे रास्ते में कई बड़ी और मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों का असर बहुत ही गहरा पड़ा। 1934 में एक ऐसा विनाशकारी भूकंप आया जिसने राज्य के पूरे बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया, और उससे उभरने में सालों लग गए। फिर 1967 में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने राज्य के संसाधनों और नेतृत्व दोनों की कड़ी परीक्षा ली। और फिर 1968 के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सरकार के कामकाज और विकास की रफ्तार दोनों पे ब्रेक लगा दिया। और इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत शायद ये नंबर है, 8। 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। मतलब 8 बार केंद्र सरकार को सीधे राज्य का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। और इसकी वजहें भी अलग अलग रहीं। देखिए, 1968, 1969, 1972 में राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल की वजह से सरकारें गिरीं। 1977 और 1980 में ये चुनाव के बाद के राजनीतिक बदलावों का नतीजा था। 1995 में तो चुनाव के नतीजों का इंतजार करते करते ही राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1999 में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत एक वजह बनी, और 2005 में किसी को बहुमत ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ। तो ये सारी घटनाएं मिलकर बिहार के एक बहुत ही जटिल और कई बार उथल-पुथल भरे राजनीतिक सफर की तस्वीर पेश करती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक राज्य के जन्म की ये कहानी हमें एक राष्ट्र की यात्रा के बारे में क्या बताती है? बिहार के बनने की ये पूरी कहानी, जो एक शाही फरमान से शुरू हुई और फिर भूकंप, अकाल, राजनीतिक उथल-पुथल और विकास की अनगिनत चुनौतियों से गुजरी, ये असल में बड़े पैमाने पर आधुनिक भारत के निर्माण की ही तो कहानी है। ये हमें दिखाती है कि एक राष्ट्र बनाना कोई सीधी रेखा में चलने जैसा आसान काम नहीं होता, बल्कि ये उतार चढ़ाव से भरा एक लगातार चलने वाला सफर है।